नमस्कार दोस्तों, एक बच्चा है, स्कूल जाता है लेकिन दूसरे बच्चों के साथ बैठना उसको अलाउड नहीं है। बैठने के लिए घर से बोरी साथ लेकर आएगा और छुट्टी के बाद बोरी को वापस साथ लेकर जाएगा, कहीं कोई बोरी को छू ना दे। पानी पीने के लिए मटका अलग है, बाकी बच्चों के साथ पानी नहीं पी सकता है। प्यास लगेगी तो पियन जो है पानी ऊपर से डालेगा या हाथ से पानी पी लेगा, और अगर पियन नहीं है तो पानी भी नहीं मिलेगा। नो पियन नो वाटर। अगर खुद पानी पीने की कोशिश करेगा, मटके को छुएगा तो पिटाई भी होगी। खैर, जैसे तैसे ये बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा कर लेता है और जो बड़ौदा के महाराजा हैं वो स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट कर देते हैं इनका। कोलंबिया जाता है ये बच्चा, वहाँ जाके पढ़ाई करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस भारत आता है। स्कॉलरशिप की एक शर्त ये भी थी कि वापस आने के बाद आपको बतौर सरकारी अफसर यहाँ पर अपनी सेवाएं देनी होगी बड़ौदा में। अब सरकारी अफसर बन के वापस आया है तो वहाँ रहने के लिए कमरा भी चाहिए। कमरा नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि जात ऐसी है, दलित जात से। जिस कमरे के लिए जाता है, जहाँ जाता है, जात पूछी जाती है, कौन सी जात है, जात पता लगते ही कमरा मना हो जाता है। जैसे तैसे कमरा मिलता है, हो सकता है जात ना बताई गई इसलिए वो कमरा मिल गया हो। आज कमरा मिलता है, रात को सोते हैं, सुबह उठने से पहले घर के बाहर भीड़ इकट्ठी है, हाथों में लाठी और डंडे हैं। क्यों? बाहर से बहुत शोर आ रहा है कि इसको आज छोड़ेंगे नहीं, इसको मार देंगे, ये एक दलित हमारे मोहल्ले में आकर कैसे रह रहा है। जैसे तैसे ये नौजवान फिर अपनी जान बचाता है, वहां से भाग निकलता है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनको आज हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे देश के संविधान के रचयिता हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। ये जो मैंने दो किस्से आपको बताए, ये अगर डॉक्टर अंबेडकर की जगह कोई और होता उसके साथ भी यही होते, अगर वो उस कास्ट को बिलोंग करता। महार जाति के थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो मामला किसी एक आदमी, एक शख्स, एक बच्चे का नहीं है, मामला पूरी बिरादरी का, पूरी कास्ट का है। जो गैर बराबरी, जो डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त होता था, वो आज भी हो रहा है जाति के नाम पर। खैर, हम सब लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जानते हैं, संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत से कानून भी ड्राफ्ट किए, बहुत से लॉ ड्राफ्ट किए मजदूरों के फेवर में, ट्रेड यूनियंस के फेवर में उस वक्त। और सबसे बड़ा योगदान उनका रहा हिंदू कोड बिल, जिसकी बदौलत हिंदू महिलाओं को अल्टीमेटली मुक्ति मिली। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक वकील भी थे। आज हम बतौर वकील बाबा साहब के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एडवोकेट BR अम्बेडकर के बारे में। दोस्तों, स्कूली शिक्षा में जब दूसरे बच्चों के साथ ना बैठने दिया गया हो, किराए पे कमरा ना दिया गया हो, ऐसे में एक वकील को केस कौन देगा? जाहिर सी बात है कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो तो केस देंगे नहीं। तो शुरू से ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास, बाबा साहब के पास जो केसेस आए वो वंचित वर्ग के आए, दलित कम्युनिटी से आए, माइनॉरिटीज के आए, गरीब तबके से आए, मजदूरों के केसेस आए। और आज हम उनको इसीलिए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन के रूप में भी याद करते हैं। ज्यादातर केस उनके पास ह्यूमन राइट्स के थे, सिविल लिबर्टीज के थे, डिस्क्रिमिनेशन के थे। केसेस की बहुत बड़ी गिनती नहीं थी, कोई भारी भरकम फीस वाले केस नहीं थे, लेकिन जितने भी केस थे बहुत इंपॉर्टेंट केस थे। ये जो फर्क है ये हम इस बात से भी देख सकते हैं कि जिस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना करीब 2,53,000 की एक इंसॉल्वेंसी का मैटर कर रहे थे, 2,53,000 उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट था। उस वक्त बिल्कुल उसी वक्त डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास एक 24 रुपए का मामला था, जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर के ऊपर लगा हुआ था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर। तो दोस्तों, अगर केसेस की बात करें तो सबसे ऊपर जो केस आता है वो है फिलिप स्प्रैट का केस। ये एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे जिनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इल्जाम लगाया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ हेट्रेड फैला रहे हैं। इनका केस बाबा साहब के पास था, बाबा साहब इनको डिफेंड कर रहे थे। अल्टीमेटली बाबा साहब कोर्ट कन्विंस करने में कामयाब रहे कि जो भी इनका एक्ट है, एक्चुअली उसका जो एक्ट था, जो भी इनकी स्पीच थी, जो भी इनके काम थे, वो किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड नहीं थी। वो हेट्रेड थी इंपीरियलिज्म के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ। उनकी जो विचारधारा थी वो क्रांतिकारी विचारधारा थी फिलिप स्प्रैट की, और वो कहीं से भी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट नहीं थी। वो सिरे से इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म के खिलाफ थी। वो एक्विट हो जाते हैं। इसके बाद एक और केस जो उन्होंने डिफेंड किया, उस वक्त के बड़े ट्रेड यूनियन लीडर BT रणदिवे, अब्दुल मजीद और उनके जो 2-4 और साथी थे, उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में कुछ प्रोविजंस को चैलेंज किया था कि वो जो प्रोविजन है वो एंटी वर्कर है, उनके स्ट्राइक करने के हक को रोकती है। यहाँ पर भी जो काउंसिल थे वो बाबा साहब थे। उन्होंने वो जो उसकी प्रोविजंस थी जो कि एंटी वर्कर थी उसको कोर्ट में चैलेंज किया, और अल्टीमेटली वो जो प्रोविजंस थी वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी। ये 2-3 केस उनके कैरियर के शुरुआती दौर के केस थे, और उसके बाद उनके नाम के बतौर वकील झंडे गड़ चुके थे। एक और इम्पोर्टेंट केस की मैं बात करूंगा,
एक केस था, एक मैगजीन पब्लिश हुई थी देश के दुश्मन नाम से, तसाचे दुश्मन के नाम से, मराठी नाम था ये। तो उसमें जो बाल गंगाधर तिलक और एक शास्त्री जी थे, उनके बारे में लिखा गया था कि ये दोनों देश के दुश्मन हैं। जो पब्लिशर था उसने उनको देश का दुश्मन बताया था, ये कह के कि जो इनके जो ब्राह्मणिकल व्यूज हैं वो भारत की जो दूसरी जो जातियां हैं उनको नीचा देखती हैं। तो जिसने ये केस फाइल किया था इस पब्लिशर के ऊपर, ये पब्लिशर के जो डिफेंस काउंसिल थे वो बाबा साहेब थे, उनका डिफेंस ये था कि जिन दो लोगों के खिलाफ बात की गई है, शास्त्री जी और जो बाल गंगाधर तिलक हैं, वो उस वक्त जिंदा नहीं थे। ये 1926 की बात है, वो उस वक्त जिंदा नहीं थे, और जिसने केस फाइल किया है उसका कुछ लोकल स्टैंड ही नहीं बनता है कि वो उन दोनों के बिहाफ पर डेफेमेशन का केस फाइल करे। एक और केस आर डी कार्वे के नाम से, ये पब्लिशर थे एक मैगजीन का नाम था समाज स्वास्थ्य। ये मैगजीन मेनली सेक्स और हेल्थ एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल लिखती थी, बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में लोगों को एजुकेट करती थी। तो जो उस वक्त के जो ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने केस फाइल किया इनके खिलाफ ऑब्ससेनिटी का, कि इनकी जो मैगजीन है वो न्यूडिटी और ऑब्ससेनिटी फैलाती है। यहाँ पर डिफेंस काउंसिल फिर से बाबा साहेब थे, केस उन्होंने डिफेंड किया और अल्टीमेटली एक्विटल हुई और कोर्ट ने माना कि ये कुछ ऑब्ससेनिटी नहीं है, ये एजुकेटिव ही मैगजीन है। दोस्तों, जब हम बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हैं, एडवोकेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कई बार ये सवाल उठता है, लोग कुछ कह देते हैं, खैर इस सवाल में कोई तर्क नहीं है। वो जो सवाल वो उठाते हैं, पहले सवाल सुन लीजिए क्या है। सवाल उनका ये आता है कि अगर बहुत अच्छे वकील थे, बहुत पढ़े लिखे थे, संविधान के निर्माता थे अल्टीमेटली, तो भगत सिंह का केस उन्होंने क्यों नहीं लड़ा, भगत सिंह को उन्होंने क्यों नहीं बचाया। ये जो सवाल है इसमें कोई तर्क नहीं है, और आमतौर पे ये सवाल जो उनके जो विरोधी हैं, जो बिना किसी तर्क के उनका विरोध करते हैं, उनकी तरफ से आता है। मैं अपनी तरफ से 2-4 बातें रख देता हूँ, बाकी फैसला आपका है कि बाबा साहब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं डिफेंड किया। भगत सिंह के ऊपर 2 केस चल रहे थे। एक तो केस था असेंबली बॉम्ब कांड का और दूसरा था सॉन्डर्स मर्डर का। असेंबली बॉम्ब कांड में उनके वकील थे, जाने माने वकील थे उस वक्त के, उनका नाम था डॉक्टर एडवोकेट आसिफ अली। केस चल रहे थे लाहौर में। जो एडवोकेट आसिफ अली थे, टॉप के वकील थे, उस वक्त लाहौर में ही थे, लाहौर में ही वो प्रैक्टिस करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महाराष्ट्र में थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए ये बिल्कुल भी मतलब रीजनेबल नहीं था किसी भी वकील के लिए कि वो महाराष्ट्र से जाए और लाहौर में जाके किसी एक्यूज को डिफेंड करे, और वो भी उस एक्यूज को जिसके लिए वहां का टॉप लॉयर ऑलरेडी एंगेज्ड है। आसिफ अली बहुत बड़े वकील थे, उस वक्त के नामी वकील थे, पहली बात। दूसरा केस था उनका सॉन्डर्स मर्डर को लेकर। सॉन्डर्स मर्डर के केस में भगत सिंह ने खुद मना कर दिया था कि उनको कोई डिफेंस काउंसिल की जरूरत नहीं है, उनका कोई वकील उनको डिफेंड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने एडवोकेट लाला दुनीचंद को अपने लीगल एडवाइजर के तौर पे उनकी सहायता, उनकी असिस्टेंस ली थी। और लेकिन वो जो बात थी कि महाराष्ट्र से डिफेंड करने जाना लाहौर में, वो चीज़ इस केस में भी एप्लीकेबल थी। तो ये कहना कि अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, इस सवाल में कोई तर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि सवाल कई बार उठ जाता है तो मुझे लगा इसके बारे में आज बातचीत कर ली जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोस के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।